हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएसएससी नोट्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आपकी होम साइंस की डेली की तरह प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गई है। तो फटाफट से सब कोई क्लास में आ जाइए। उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि आज की प्रैक्टिस सेट में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो भी बच्चे होम साइंस से, गृह विज्ञान से किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप होम साइंस से यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी 4.0 9 to 12 यानी बीपीएससी 4.0, टीजीटी, पीजीटी या फिर रीट, एमपीटेट या फिर इसके अलावा नेट जेआरएफ है ना, नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एमएसएससी नोट्स के ऐप पे होम साइंस के लिए क्या किया गया है, एकदम से बैच स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस बैच को लेके अपनी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं ना। और बैच को परचेस करने के लिए आपको क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है ना 8382912362, इस पे कॉल कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे कॉल करके संस्थान के बारे में या कोर्स को परचेस करना है तो आप ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो दोस्तों आपको इसमें मिलने वाला है लाइव क्लास यूट्यूब पे प्लस ऐप पे, दोनों पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना, कुछ ऐसी वीडियोस जो होंगी जो क्या रहेंगी, पूरी तरह से रिकॉर्ड रहेंगी, वो आपके फोन में हमेशा रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। पीडीएफ नोट के साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि जो नोट्स हाथों के द्वारा बनाई गई हैं, जो खुद मैंने बनाई है, वो नोट्स भी मैं आपको दूंगी इस बैच में। उसके साथ साथ आपको लाइव टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, है ना। अब देखिए इतनी सारी चीजें आपको भैया बहुत ही कम पैसे में मिल रहा है। कितने में? मात्र 1199 रुपए में। और अभी क्या है, ऑफर चल रहा है ना, अभी ऑफर चल रहा है, इस वजह से आपका जो प्राइस है मात्र 999 रुपए है। क्रिसमस डे क्या है, ऑफर है, इस वजह से। ठीक है, और इस कोर्स का जो वैलिडिटी है कितने दिन की है, तो 1 ईयर की इसकी क्या है, पूरी वैलिडिटी है। यानी ये कोर्स अगर आप एक बार ले लेते हैं तो ये आपके फोन में कब तक रहेगा, 1 साल तक रहेगा। 1 साल तक आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज की जानकारी, ये है आपके लिए इंफॉर्मेशन। अब हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि भाई आज की क्लास में जो है ना किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पीडीएफ लगाते हैं और देखते हैं कि भैया आज की क्लास में क्या क्या आप लोगों से प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है, किस प्रकार के क्वेश्चन है आज की क्लास में। ठीक है, तो 1 सेकेंड रुकिएगा आप लोग, हम पीडीएफ ओपन कर ले, फिर क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा आप लोग। देख लेते हैं कहाँ गई भाई पीडीएफ आपकी। हाँ, ये रही पीडीएफ। चलिए, तो ये आपकी पीडीएफ बिल्कुल से लग चुकी है ना। स्क्रीन को फुल कर लेते हैं हम लोग। अब करेंगे हम लोग क्लास की शुरुआत। चलिए, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि पोलियो रोग प्राय किस उम्र के बच्चे को अधिक होता है। तो भाई बताइएगा यहाँ पे किस वर्ष का बच्चा है, मतलब कितने वर्ष का है कि उसको पोलियो रोग जो है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है, या किस एज में पोलियो का खतरा सबसे ज्यादा हो जाता है ना। और जितने भी स्टूडेंट क्लास में भाई लाइव हैं, बस सबको वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए सब कोई, है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि दे रखा है 1 से 2 वर्ष के बच्चे को, या फिर 3 से 4 वर्ष के बच्चे को, नवजात शिशु को, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि पोलियो के लक्षण क्या होते, तो आपको पता है जब ये छोटे बच्चों में होता है, पहली बात तो किसमें होगा, छोटे बच्चों में होगा, बड़े में नहीं होता। जब बच्चा छोटा होता है ना तभी पोलियो होगा, है ना। इसमें उसके पैर जो होते हैं वो क्या हो जाता है, कमजोर रहता है, पतला दुबला रहेगा, हाथ पैर क्या होता है, काफी पतला रहेगा। ठीक है, और पोलियो के लिए 2 वैक्सीन लगती है। कितनी वैक्सीन आती है, 2। एक होता है ओपीवी। ओपीवी का फुल फॉर्म मैं कई बार बताई हूँ, लेकिन फिर से मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तो ओपीवी का होता है ओरल, याद रखना, ओरल पोलियो और वैक्सीन, है ना, वैक्सीन। एक ये वैक्सीन होता है जो माउथ के थ्रू बच्चों को क्या किया जाता है, दिया जाता है ना, 2 बूंद जिंदगी के लिए।
आप लोग सुने होंगे, पिए भी होंगे, मैं भी पी हूं, आप लोग भी पिए होंगे, है ना। दूसरा जो है वो है आईपीवी। दूसरी वैक्सीन कौन सी आती है इसकी, वो है आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो, है ना, याद रखना, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो ये 2 वैक्सीन दिया जाता है बच्चों को किससे बचाने के लिए, पोलियो से बचाने के लिए। और इन दोनों वैक्सीन का नाम आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इस वैक्सीन का नाम, क्योंकि ये जो है ना, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि भैया काली खांसी के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, पोलियो के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है ना, खसरा के लिए, मधुमेह के लिए, सबके लिए, टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। और पोलियो रोग जो है ना, प्राय किस उम्र के बच्चे को अधिक होता है, तो आप याद रखना 1 से 2 वर्ष का अगर किसी का बच्चा है ना, और उन्होंने अपने बच्चे को अगर पोलियो वैक्सीन नहीं लगवाई है, नहीं दी है, तो उनको क्या होता है, ज्यादा खतरा होता है ना। पोलियो वैक्सीन जो है वो बच्चा अगर 1 महीने का हो जाता है, 6 महीने का है, तो आपको लगवा ही लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछ रखा है आपसे, बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है ना। कह रहा है कि बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है। किस चीज का प्रभाव रहता है, बच्चा जो है वो क्या करता है, विकास करता है ना, तो उसमें किसका प्रभाव है, विकास कर रहा है या विकास नहीं कर रहा है, दोनों चीजें। अब बच्चे के किस चीज में विकास होता है, तो आप कहें उसके बुद्धि का विकास होगा, उसके शरीर का विकास होता है ना। और इसमें किस चीज का प्रभाव रहेगा, तो दिया है वंशानुक्रम का, वातावरण का, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इसके लिए आप याद रखना कि बच्चों के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। यानी कि ए नंबर का भी ऑप्शन सही है और बी नंबर का भी। तो यहाँ पे हम सी नंबर क्या कर लेंगे, बिल्कुल से राइट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, बहुत सुंदर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चले, तो देखिए थर्ड नंबर का क्या पूछा है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, रोग निरोधी क्षमता है ना, कितने प्रकार की होती है बताइएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3, 2, 4 या फिर 6। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, है ना। और एक बार सारे लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए भैया, और ज्यादा से ज्यादा लिंक को क्या कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रोग निरोधी क्षमता की बात करें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है आपका इनेट, है ना, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरा जो है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा जो है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी। ये 2 टाइप के क्या होते हैं आपके रोग निरोधी क्षमता। इनेट और एडैप्टिव का मतलब हो गया कि एक जो जन्म से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको मिलती है वो, और दूसरा जब हमारे शरीर का विकास हो जाता है वो। तो इसको एक कहते हैं जन्मजात और एक जन्म के बाद। तो ये इनेट और एडैप्टिव 2 टाइप के क्या होते हैं आपके रोग निरोधक क्षमता होते हैं। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल से सही कर लीजिएगा, है ना। बी क्या है यहाँ पे आपका करेक्ट राइट आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रखा है आपसे, गर्भावस्था, है ना। कह रहा है कि गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस होता है वो किन अवस्थाओं में विभाजित नहीं है। तो चलिए बताइए, जब दिया है कि वीर्य अवस्था का मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यानी निषेचन की क्रिया हुई, है ना, निषेचन हुआ। निषेचन में क्या होगा, ये वीर्य यानी कि जो स्पर्म है, वीर्य को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, है ना। और मादा में क्या होता है, फीमेल में क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है। अंडाणु को हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। अब ये क्या होंगे, आपस में मिलेंगे तब क्या होता है, निषेचन की क्रिया होगी, तब क्या होता है, ये निषेचन होता है। तो ये कौन सी, निषेचन के बाद वो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट जो होता है वो यूट्रस में जाता है और वहां पे डिवीजन का प्रोसेस करेगा, एम्ब्रायो और चाइल्ड में कन्वर्ट होता चला जाता है ना।
तो वीर्य अवस्था का मतलब हो गया निषेचन की अवस्था। तो निषेचन अवस्था यानी कि जब तक चीजें निषेचित नहीं होंगी, निषेचन नहीं होगा, तब तक गर्भावस्था होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ निषेचन हुआ स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, भ्रूण अवस्था भी आएगी, है ना। भ्रूण अवस्था यानी निषेचन हुआ, निषेचन के बाद क्या बना, जाइगोट बना, है ना। जाइगोट यानी जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, बीजाणु बना, है ना। तो बीजाणु किसमें आ गया, डिवीजन के बाद भ्रूण की अवस्था में आ जाता है, तो भैया ये भी अवस्था होगी, है ना। उसके बाद किशोरावस्था, क्या बच्चा पैदा होने के बाद किशोरावस्था में जाता है ना, यानी कि ये नहीं होता ना कि पेट के अंदर है तभी किशोरावस्था में चला गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद यह गर्भकालीन शैशवावस्था, तो भैया गर्भकालीन शैशवावस्था तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि वो 9 मंथ तक हमारे गर्भ के अंदर जो है वो क्या होता है, बच्चा रहता है, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं, वीर्य अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भकालीन अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं किसमें आती है, गर्भावस्था में आती है। लेकिन आपका किशोरावस्था जो है ये गर्भावस्था में नहीं आता है, इस वजह से यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा, राइट हो जाएगा, कौन सा होगा, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है सबको? अगर समझ में आ रही है तो बस सबको लाइक कर दीजिए, है ना। और ज्यादा से ज्यादा लिंक को, जो भी होम साइंस से टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके पास लिंक को क्या करिए, आप लोग पहुंचा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 देखिए क्या पूछ रखा है आपसे कि WHO का पूरा नाम क्या है। चलिए बच्चा बताइए WHO का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे दे रखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वीमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं। WHO का फुल फॉर्म, WHO क्या है, जो क्या करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काम करता है ना। क्या करेगा, हमारे स्वास्थ्य संबंधी रिलेटेड काम करेगा, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, WHO कहते हैं। तो WHO का पूरा नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे आप याद रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपका जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते, तो ये सारी चीजें आपको बकायदे टीजीटी पीजीटी के लिए अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन क्या करना है, आपको राइट कर लेना है। और जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट ए नंबर का ऑप्शन बता रहे हैं उन सबका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलेंगे। देखें 6 क्या पूछ रहा है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, भैया कब प्रारंभ होती है, बताइएगा फटाफट से। हमारा जो मानसिक विकास है, हमारी जो बुद्धि है ना, वो कब विकसित होना शुरू करती है। तो जैसे दिया है जन्म के पहले, जब आपका जन्म नहीं हुआ था क्या उसके पहले ही बुद्धि का विकास हो गया? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी हम पैदा नहीं हुए तो कहां से हमारी बुद्धि विकसित होगी, है ना। तो ये चीज रॉन्ग है यहाँ पे। तो जन्म के बाद, जन्म से ही या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है कब से? जन्म के बाद। जब एक बच्चे का जन्म हो जाएगा तब उसकी बुद्धि का विकास होना क्या होता है, आरंभ हो जाता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आंसर आप लोग बताते चलिए, जिसको भी पता है ना वो कमेंट करते रहेंगे, है ना। ये मत सोचिए कि हमारा आंसर सही होगा या गलत होगा, आंसर आप लोग बताते चलिए, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले कि भाई हमारे क्लास में कौन कौन से बच्चे लाइव हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आपके होम साइंस टीजीटी पीजीटी में अक्सर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है। तो दिया शैशवावस्था, बचपन में, किशोरावस्था में, या बुढ़ापे में। या बुढ़ापे में तो पूरा सीख पढ़ के फिर बुढ़ा होता है ना, तो बुढ़ापे का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। बाकी 3 अवस्थाएं आपके पास बची हुई हैं। अब बताइएगा यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। सारे बच्चे बताएंगे भैया कौन सा करेक्ट होगा, है ना। कह रहा है शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था या बुढ़ापा। तो इसके लिए आप याद रखना जब बच्चा किसमें होता है, शैशवावस्था में होता है, यानी 1 से 6 वर्ष का जब वो है। कब? 1 से 6 वर्ष के बीच का जब वो रहता है, ठीक है, शैशवावस्था बोलते हैं इसको। तो इस अवस्था में वो सबसे ज्यादा अनुकरण किससे लेता है? अपने घर वालों से सीखता है, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल से राइट है। और जितने भी बच्चे यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बताए हैं उनका आंसर जो है करेक्ट है। 8 नंबर देखिए, 8 क्या पूछ रखा है
8 नंबर क्या पूछ रखा है कि किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन याद करिए जो भी थोड़ी देर पहले मैं आपको पढ़ाई हूं, है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किस बीमारी से बचने के लिए। एक बार आप लोग बता दीजिए कि मेरी वॉइस वगैरह आप लोगों के पास क्लियर पहुंच रही है कि नहीं, है ना। देखिए अब 8 नंबर देखिए, 8 क्या कह रहा है, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। तो दिया है खसरा, है ना, जिसे हम छोटी माता के नाम से जाते हैं, खसरा में दिया जाता है, पोलियो में दिया जाता है, टेटनस में दिया जाएगा, डिप्थीरिया काली खांसी में, डिप्थीरिया को हम क्या कहते हैं, काली खांसी, सूखी खांसी के नाम से भी जानते हैं, किसमें दिया जाता है। चलिए बताएंगे सारे बच्चे। तो हाँ, अभी हम लोग क्या किए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया और मैं आपको बताई भी कि जो पोलियो होता है उसके लिए क्या किया जाता है, 2 वैक्सीन लगाया जाता है, एक ओपीवी, एक जो होता है आपका आईपीवी, दोनों का फुल फॉर्म भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताई हूँ, है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो गया आपका सही, राइट आंसर कौन सा होगा, हाँ चलिए बताइए, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा पोलियो, है ना। पोलियो क्या है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें वैक्सीन को हम क्या कहते हैं, मुंह के द्वारा भी देते हैं, है ना, 2 बूंद जिंदगी के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन या फिर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है। तो यहाँ पे बी क्या करना है, आपको राइट कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछ रखा है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। माँ के स्तन से जो पहला दूध निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं, नहीं विटामिन नहीं कहते, प्रोटीन कहते हैं, नहीं भैया प्रोटीन कहाँ से कहा जाएगा, प्रोटीन भी नहीं कहा जाता। क्या उसको हम कैल्शियम कहते हैं, नहीं, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा रही हूं मैं सारे आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, ये PYQ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले और आप लोग खुद का आकलन करते चलिए, देखते चलिए कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछ रहा है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी, हमारे शरीर का जो सबसे अधिक विकास होता है वो किस अवस्था में होता है ना। तो दे रखा है शैशवावस्था में होगा या फिर बचपन में हो जाता है, वयस्कता में होता है या फिर बुढ़ापे में। बच्चा जब छोटा होता है तभी उसके शरीर का कंप्लीटली विकास होने लगता है, या फिर वो जब किशोरावस्था में पहुंचता है या वो जब वयस्क हो जाता है तब उसके शरीर का विकास क्या होगा, एकदम कंप्लीटली होगा, या बचपन से या फिर जब वो बुढ़ा हो जाएगा तब। सारे बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना कि कौन सा सही होगा, बचपन में। कभी भी पूछे शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन है भैया, बचपन है, बचपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक बार सबको ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, एक बार सबको ईमानदारी से लाइक कर दीजिए और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है आपसे। तो कह रहा है यहाँ पे कि मोटापे की स्थिति है, मोटापे की स्थिति में क्या होता है। तो दे रखा है जैसे मांसपेशियां बढ़ जाती, जो हमारी मसल्स, जो हमारी मांसपेशियां है, मोटापे में क्या होगा, ये फैल जाती, पूरी मोटी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हाँ ऐसा होता है। फिर लेकिन उसके अलावा दिया है रक्त बढ़ जाता है, वसा में ऊतकों में वसा की मात्रा एकत्र हो जाती है, शरीर की अस्थियां बढ़ जाती। तो भैया हमारी हड्डी नहीं बढ़, कभी आपने सुना है कि किसी की हड्डी बढ़ गई हो, है ना, किसी की हड्डी बढ़ती है, कभी नहीं, है ना। तो अस्थियां नहीं बढ़ती मोटापे में। नेक्स्ट जो दिया है वसा में ऊतकों में वसा की मात्रा क्या होती है, एकत्र हो जाती है, इस वजह से जो हमारी मांसपेशियां हैं वो क्या होती है, बढ़ती हैं। मोटापे की जब स्थिति होगी तो क्या होगा कि हमारे जो वसा में ऊतक होते हैं, कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो वसा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, है ना, कलेक्ट करने का काम करेंगे, संग्रहित करते हैं, ठीक है। तो वो ऊतक जब आप ज्यादा वसा खाएंगे तो वो ऊतक ज्यादा वसा को इकट्ठा करेंगे। अब जो वो वसा को ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो मांसपेशियां क्या होंगी, मोटी होंगी, बढ़ेंगी, है ना, और वसा की मात्रा को क्या होगी, पूरी एकत्र हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां क्या होती है, फूलने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही सब कुछ चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर
12 देखेंगे तो देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है। 12 नंबर क्या कह रहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। किस लिए लाभदायक है, चलिए बताइएगा। कह रहा है विकासात्मक मनोविज्ञान जो है यह लाभदायक होता है। तो किन चीजों के लिए लाभदायक है, फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। जिसको भी पता है भैया वो बताएंगे कि यहाँ पे सही कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चों के लिए है, शिक्षकों के लिए है, अभिभावकों के लिए है, या इन सभी के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। किनके लिए लाभदायक है, फटाफट से आंसर बताइएगा। और देखते हैं कि सबसे पहले जवाब यहाँ पे किसका आता है। सबसे पहला जवाब यहाँ पे किसका आता है, तो यहाँ पे आप याद रखना जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है वो लाभदायक होता है। किसके लिए, बच्चों के लिए, है ना। किसके लिए, बच्चों के लिए क्या है यहाँ पे लाभदायक है। तो ए नंबर क्या करना है, आपको राइट कर लेना है। 13 नंबर पे चलिए देखिए 13 क्या पूछ रखा है। क्षय रोग फैलाने का माध्यम क्या है, क्षय रोग कैसे फैलता है ना। क्षय रोग यानी क्षय रोग को हम क्या कहते हैं, टीबी, टीबी के नाम से जानते हैं। वो देखने वाली टीबी नहीं, जो हम जिस टीबी में मूवी वगैरह देखते हैं वो टीबी नहीं। ये टीबी क्या है, डिजीज है। क्षय रोग कैसे फैलता है, तो आप कहेंगे ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम से फैलता है ना। और बैक्टीरिया कहाँ पे होते हैं, ये किससे फैलता है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, देख लीजिए। ये फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। बैक्टीरिया से फैलता है क्या, आपका टीबी डिजीज, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, जो दूषित वायु होता है ना इसके थ्रू पहुंच जाते हैं कहाँ पे, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में, ठीक है, और उसको प्रभावित करते हैं। तब इंसान को क्या होता है, टीबी हो जाता है। टीबी नाम का क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। क्लियर है, बहुत सुंदर। चले आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। काउंट करते चलिए आप लोग, मिलाते चलिए कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। देखिए 14 क्या पूछ रखा है कि निम्न में, है ना, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए। शारीरिक विकास के अंतर्गत मतलब शारीरिक विकास से तात्पर्य क्या है कि हमारे ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे शरीर का विकास नहीं करेगी या हमारे शरीर के विकास में नहीं आती है, ठीक है। तो जैसे दिया है लंबाई, आपके शरीर की लंबाई बढ़ती है ना, आप बच्चे रहते हैं तब आपकी लंबाई छोटी सी, बड़े हुए थोड़ी और हाइट बढ़ी, आप 5 फीट 6 फीट तक चले जाते हैं, है ना। तो क्या हुआ, शरीर की लंबाई हुई। उसके बाद वजन, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती वैसे वैसे वजन भी बढ़ता है। उसके साथ साथ दांतों का विकास, दांत टूटते हैं फिर नए दांत आते हैं, है ना। एक होता है अस्थायी दांत, जो जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, वो टूटे फिर अस्थायी दांत उसकी जगह पे आए, तो विकास हुआ ना। लेकिन भाषा जो है, भाषा निम्न में से शारीरिक विकास में क्या नहीं आता, तो हमारी लैंग्वेज, हमारी जो भाषा है ये शारीरिक विकास में इसको नहीं रखा गया है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, डी बिल्कुल से राइट कर लीजिएगा। चलिए 15 पे चले। हाँ देखते चलिए कि कितने लोगों के क्वेश्चन आज की क्लास में क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, सही आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। 15 देखिए, 15 क्या पूछ रखा है, शरीर के ऊतकों का मूल आधार क्या है। हमारे शरीर के ऊतकों का, जो हमारे ऊतक है, आपको पता है ना कि हमारी बॉडी किससे बनती है, मैं आपको पूरा परमानेंट बता देती हूँ। हमारी बॉडी जो है वो किससे बनती है, कोशिकाओं के समूह से, कोशिकाओं के समूह से हमारी क्या होती है, पूरी शरीर बनती है। अब ये कोशिकाओं का समूह जो है क्या कहलाता है, आपका ऊतक कहलाता है ना। अब ऊतक के समूह से, है ना, ऊतक के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक के समूह को हम कहते हैं अंग। क्या कहते हैं, अंग। अब अंग के समूह को हम क्या कहते हैं, अंग के समूह को हम क्या कहते हैं, अगर किसी को पता है तो बताइएगा, है ना। तो आप क्या कहेंगे, अंग के समूह को कहा जाता है क्या, अंग तंत्र, है ना। क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं, है ना। अब अंग तंत्र के समूह को क्या कहा जाता है, अंग तंत्र का समूह जो है ये क्या कहलाता है दोस्तों, तो अंग तंत्र के समूह जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा शरीर, हमारा पूरी बॉडी, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, आपका ऑर्गेनिज्म। अंग तंत्र के समूह को हम क्या कहते हैं, जीव कहिए या फिर शरीर कहिए,
पूरी शरीर बन जाती है, ठीक है। तो इतना सारा प्रोसेस होता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक के समूह को अंग कहते हैं, अंग के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है, और अंग तंत्र से क्या बनता है, हमारा शरीर, एक जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अंग का मतलब हो गया जैसे हमारा लीवर, देखिए कोशिका है, कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से अंग, अंग फॉर एग्जाम्पल जैसे लीवर बन गया, किडनी बन गया, फेफड़ा बन गया, हृदय बन गया, सब अंग है। अब अंग मिलके क्या बनाए, अंग तंत्र बनाए। अंग तंत्र फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पढ़ते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र, ये सब तंत्र है। जब ये तंत्र तैयार हुआ ना तब हम जाके बने, ठीक है। तो इतना प्रोसेस होता है। अब क्वेश्चन देखिए, तो शरीर, ऊतक का मतलब समझ में आ गया होगा सबको, है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया ऊतकों का जो मूल आधार है वो क्या है, सोडियम है। सोडियम जो है ये ऊतक को सही तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है, या फिर जो वसा, फैट है या फ्लोराइड है या फिर पानी, जिसे हम क्या कहते हैं, जल। तो चलिए बताइएगा इसका सही सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा जो शरीर के ऊतकों का जो मूल आधार होता है क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। डी क्या करना है, आपको करेक्ट कर लेना है। और जितने भी बच्चे यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बताए हैं उनका जवाब जो है वो राइट है। चलिए 16 देखिए, 16 क्या पूछा हुआ है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चे को पढ़ाने के लिए किया जाता है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। कह रहा है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चे को पढ़ाना है, तो आप ब्रेल लिपि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेत्रहीन बच्चे को, या कम सुनने वाले बच्चे को, या गूंगे को, या अपराधी को, कौन सा यहाँ पे से, चलिए बताइएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ब्रेल लिपि का प्रयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ब्रेल लिपि का प्रयोग जो होता है वो नेत्रहीन बच्चों के लिए किया जाता है, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, बहुत सुंदर। चलिए 17 नंबर देखें, 17 नंबर देखें क्या पूछा है आपसे कि कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती हैं, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं, मतलब वो किसी भी काम करने के लिए क्या है, पूरी तरह से समर्थ नहीं है, वो असमर्थ है ना। तो दिया है 20%, 5%, 15%, 18%। तो इसके लिए आप सी क्या करेंगे, सही कर लेंगे। और जितने भी स्टूडेंट सी नंबर का ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब जो है क्या है, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या पूछ रखा है कि डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। डीपीटी, मैंने कई बार डीपीटी के बारे में आप लोगों को बताया है, कई क्लास में इसका जिक्र की हूं। तो चलिए अब आप लोगों की बारी है, इस क्वेश्चन का सही सही जवाब देंगे कि जो डीपीटी का टीका होता है इसका फुल फॉर्म में कई बार आपको बताई हूँ, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनिस क्या है, इसका फुल फॉर्म है। अभी किसके लिए लगाया जाता है, किन रोगियों के लिए लगाया जाता है, तो दिया है पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस के लिए, या फिर आपका डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनिस, या फिर MMR, टाइफाइड, रतौंधी, या इनमें से सभी। तो आप याद रखना है ना, आप याद रखना कि डीपीटी का जो टीका है डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी के लिए और टिटनेस के लिए लगाया जाता है, ठीक है। डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनेस, इसका फुल फॉर्म भी होता है। बी क्या है, करेक्ट है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बताए हैं उनका जवाब जो है एकदम से राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि अतिसार किससे फैलता है। चलिए भैया बताइएगा फटाफट से। अतिसार जिसमें लगातार इंसान को क्या होता रहता है, दस्त होता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, अतिसार कहते हैं, है ना। किससे फैलता है, विषाणु से, जीवाणु से, विबरियोकोमा से, या नियोकिकस से। तो इसके लिए आप सी क्या करिएगा, याद रखिएगा, विबरियोकोमा से फैलता है क्या, आपका अतिसार, दस्त। अतिसार जो है कई सारे के पैरासाइट वजह से, परजीवी की वजह से फैलता है, वायरस की वजह से भी फैलता है, ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से भी फैलता है। तो अतिसार के कई सारे कारण होते हैं, ठीक है, लेकिन सारी चीजें यहाँ पे नहीं दी गई है। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन में दिख रहा है उसको आपको क्या करना है, करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे याद रखना विबरियोकोमा से, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 क्या पूछा है, 20 नंबर क्या पूछ रखा है कि नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं है। ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, नेत्रहीन कहते हैं। तो उनके लिए कह रहा है कि विशेष आवश्यकताएं जो हैं वो कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे दिया है जैसे उनकी शारीरिक आवश्यकताएं नहीं होती, शैक्षिक आवश्यकताएं नहीं होती,
ओट स्फुरण आवश्यकताएं नहीं होती, या फिर प्रेम पाने और करने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो भैया यहाँ पे ओठ स्फुरण आप याद रखना, ये आवश्यकता नेत्रहीन बच्चों के लिए नहीं होती है। सी क्या है यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो पूरा आपको क्या है, आप लोग आज पूरी 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, है ना। और किसी भी बच्चे को ये क्या चाहिए, आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सारे प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक, विथ आंसर, है ना, आंसर भी रहेगा इसमें, इस पीडीएफ में। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने आपको बताया क्लास के स्टार्टिंग में कि बैचेस स्टार्ट हैं आप लोगों के लिए एमएसएससी नोट्स पे, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट नंबर मैंने स्टार्टिंग में क्लास के बता दिया, उस पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, बीपीएससी 4.0 के लिए, रीट, एमपीटेट के लिए, सब के लिए है, ठीक है। तो क्लास खत्म करते हैं आज की, ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।